हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपने चैप्टर सोल्यूशन के अंदर डिस्कस कर लिया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उनके 4 टाइप्स, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आप इसको एक फिगर के थ्रू समझो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मोसिस का क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है। क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। रिवर्स ऑस्मोसिस बीच में हमने लगा दिया है एक एसपीएम, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस साइड आपके पास है फ्रेश वाटर। ये क्या है आपका? फ्रेश वाटर। इस साइड है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये मूवेबल है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना दे रहा हूँ। ये आपका जो पिस्टन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है? मूवेबल है, ऊपर नीचे जा सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक, खुद सोचो और बताओ। ये तो हो गया आपका सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर। और ये क्या है आपका? फ्रेश वाटर। क्या है आपका? फ्रेश वाटर। अगर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई ना करें तो क्या होगा? वाटर पार्टिकल्स यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रेश वाटर से सॉल्टी वाटर की तरफ मूव करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विच वी नो। अब क्या होगा अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें, यहाँ पे किसके इक्वल लगा दें? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगा दें प्रेशर, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगी। उसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर क्या हो, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई। अब क्या होगा? हाँ सोचो क्या होगा। अब क्या होगा? जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। हेडिंग डाल दो, फटाफट से लिखो। when pressure applied more than osmotic pressure then solvent particles start flowing from its lower concentration to its higher concentration, through semi permeable membrane. That is process of osmosis is reversed. नेक्स्ट लाइन उसी में लिखिएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड for desalination of water. उसके बाद ये डायग्राम बनाओ। मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्या है उसको समझने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तो पढ़ी है ना? उसमें हम लोगों ने देखा सोल्यूट पार्टिकल्स का, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो वहाँ पे कंसीडर करते हैं क्या? उसका मोल फ्रैक्शन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैलिटी,
और ऑस्मोटिक प्रेशर में उसकी मोलैरिटी। तो हर जगह एक चीज कॉमन है, दैट इज सोल्यूट का मोलर मास। क्या? सोल्यूट का मोलर मास। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इनफैक्ट हम उससे काफ़ी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द मोस्ट थिंग इज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इंट्रोड्यूस क्यों की गई? तो वो इंट्रोड्यूस की गई थी टू कैलकुलेट या डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो आप लोग ने लिखिए, इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब ये डायग्राम आने के बाद 2-3 लाइन छोड़िएगा, फिर लिखिएगा इन जनरल colligative properties are used to determine the molar mass of solute। सही है। सपोज हमारे पास शुगर है ना, C12H22O11 शुगर पार्ट ये है, अकेला है, मतलब इसमें भी कुछ मिक्स नहीं हुआ है। हमने इसको सॉल्वेंट में मिक्स किया और क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो क्या हो गया? ये सोल्यूट पार्टिकल्स हो गया, C12H22O11। अभी भी तो ऐसा ही है, यहाँ पे सॉल्यूशन में है, यहाँ पर ये अकेला है। इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, अभी ये अकेला है, सॉल्वेंट में मिक्स किया तब भी क्या मिलेगा? C6H12O6। अब ये सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। बट व्हाट विल हैपन इफ वी टेक KCl इन सॉल्वेंट लाइक वाटर? अब यहां पे ध्यान से समझो, यहां पे KCl को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो KCl के फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना, इस फॉर्म में तो नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में हो जाएगा? K प्लस एंड Cl माइनस। अब यहां थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहां पर थोड़ी सी फेल हो गई। अगर आप सोल्यूट पार्टिकल्स देख रहे हो तो हमारे पास 2 टाइप के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। आप किसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे? एक साथ दोनों का तो नहीं कर सकते हो, है ना? हमें तो सोल्यूट पार्टिकल्स एक ही लेना है, चाहे हम ये ले चाहे हम ये ले। तो यहां पर प्रॉब्लम हुई, यहां पर इंट्रोड्यूस होता है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या? एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप लोग इसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग हेडिंग डाल दो एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। देखो इसमें when molar mass of a solute is determined by studying any of the colligative properties comes out different than the theoretically expected value. Comes out different than the theoretically expected value, then THEN, then solute is said to show abnormal molar mass. Then solute is said to show SHOW, show abnormal molar mass. एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हुआ? जैसे यहां पर हमने ये सॉल्यूशन में है, किसमें है? सॉल्यूशन में है। यहां पे हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया, वो तो इससे डिफरेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। क्या? एबनॉर्मल मोलर मास। ध्यान रखना, एबनॉर्मल मोलर मास हम सोल्यूट पार्टिकल्स के टर्म्स में बात करते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है वो नहीं है, हालांकि ये भी सोल्यूट ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो गया।
आपको पता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जैसे कुछ होते हैं सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने, उनको जब हम एक प्रॉपर सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, NaCl हो गया, NaCl को अगर आप डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या होगा, Na+Cl- डिसोसिएट हो रहा है। H2SO4, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर सॉल्वेंट लेके चलेंगे तो डिसोसिएट होगा। एसोसिएशन भी होता है, लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड को अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तब तो डिसोसिएट हो सकता है। लेकिन अगर हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करें, किसमें, बेंजीन में डिजोल्व करें, तो वो क्या होगा, वो एसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। देखो यहां पर तो हो गया डिसोसिएट। और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है K4FeCN का होल 6, वाटर में हमने डिजोल्व किया तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। क्या देगा, 4K प्लस FeCN होल 6 4-। सही है। ऐसे ही आपके पास है, मान लो Al2SO4 होल थ्राइस, डिजोल्व किया, क्या देगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2-। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। इसको जब हम लोग बेंजीन में डिजोल्व करेंगे, किसमें, बेंजीन में, बेंजीन का फार्मूला C6H6, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसोसिएट हो जाएगा, C6H5COOH होल ट्वाइस हो जाएगा, एसोसिएशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन, है ना, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसोसिएशन। देखो डिसोसिएट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब एसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। समझ में आ गया। अब देखो एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे, वांट हाफ फैक्टर। क्या बुलाएंगे, वांट हाफ फैक्टर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर ऐसे लिखो, टू कैलकुलेट, या ऐसे लिख दो, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ, चाहो तो इसको लिख लेना, काम में ही आएगा अपने। वांट हाफ फैक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई आई, इज यूज्ड टू कैलकुलेट एबनॉर्मल मोलर मास। तो क्या होता है वांट हाफ फैक्टर, और डिस्कस करते हैं। वांट हाफ फैक्टर, हेडिंग डाल दो, वांट हाफ फैक्टर। सो वांट हाफ फैक्टर ऐसे समझो, फार्मूले समझो, डेफिनेशन तुरंत लिख ली जाओगी। ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या लिखा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंटल या नॉर्मल, जिसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ colligative properties. So from this we can define what is want half factor. तो लिखो, it is defined as the ratio of observed value of colligative properties to the experimental value of colligative properties. Observed value of colligative properties to the experimental value of colligative properties. ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। ये हम लोग
ज़्यादा काम में नहीं यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू गिवन है दोनों की, तब तो आप आई कैलकुलेट कर सकते हो। आई दैट इज वांट हाफ फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है। आई इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मतलब अगर डिसोसिएट होगा तो हमको आयंस मिलेगा, अगर एसोसिएट होगा तो हमको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हाँ मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है ना। तो जब आप लोग लिखते हो तो साथ साथ में लिखा करो, मतलब जब कॉपी करते हो तो सुन लिया करो अच्छे से। अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सही है। चलो अब हम लोग डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आई कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे मूव करते हैं। तो आई दैट इज वांट हाफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। तो इसमें देखो हमारे पास सपोज यहाँ पे देखो एक सॉल्यूट पार्टिकल्स या एक मोल बोल लो, एक मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स से हमको कितने मोल्स पार्टिकल्स मिल रहे हैं, 4 + 1 5। यहाँ देखो 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 + 3 5। यहाँ 2 से कितना, सॉरी तो डिसोसिएशन है, नहीं तो एसोसिएशन है। ऐसे देखो 1 से कितना बन रहा है, 2 मोल्स। तो मान लो आपके पास 1 पार्टिकल्स है, मोल्स में भी बात कर सकते हो। 1 मोल से बना n मोल, कितने से बना, 1 मोल सोल्यूट, इससे कितना बना, n मोल पार्टिकल्स। ये हुआ डिसोसिएट। अब यहां पे हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, आपके पास है सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट AB, वो डिसोसिएट हुआ और क्या बना दिया, A पॉजिटिव + B नेगेटिव। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पर तो नंबर ऑफ आयंस 2 ही है। अरे भाई यहां पर पता नहीं क्या नंबर होगा, यहां पर पता नहीं क्या नंबर होगा, लाइक दिस। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने टोटल ऐड करने पे हमारे पास कितना आया, n आया। कितना आया, n नंबर। कितना आया, n नंबर। तो देखो ये वाला 1 ही है, ये वाला कितना है, 1, और इधर कितना है, n। देखो t = जब 0 होगा, t = क्या होगा, जब 0 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा हमारे पास, सोल्यूट प्रेजेंट होगा, दैट इज 1। वो कितना है, 1। अब ये कितना होगा 0 होगा ना। आ गया इक्विलिब्रियम। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। मान लो इसमें से डिसोसिएट हुआ अल्फा। कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। तो जब 1 मोल इसका डिसोसिएट होता है तो हमारे पास कितने मोल्स बनते हैं, n मोल। वही तो लिखा ना, 1 मोल से n मोल बन रहा है। जब 1 मोल डिसोसिएट होता है तो n मोल बनता है। अभी यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हुआ है, अभी तो हम रिएक्शन जा रहे हैं स्टार्ट करने, यानी कि उसको डिसॉल्व करने जा रहे हैं। डिसॉल्व हुआ नहीं है, इसलिए 0 है ये। अब डिसॉल्व किया, जरूरी नहीं कि सारा का सारा डिसोसिएट हो जाए, हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो पार्शियल डिसोसिएट होगा, हो सकता है स्ट्रांग हो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मान लो उसका अल्फा डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा डिसोसिएट हुआ, 1 से बना n। तो बताओ अल्फा से कितना बनेगा, वेरी गुड, n अल्फा। यहां पर ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये क्या आ जाएगा, देखो दोनों में अल्फा कॉमन लो तो 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा n माइनस 1, क्या हो जाएगा n माइनस 1। यहां से कैलकुलेट कर लो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इधर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये कितना है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 अपॉन बिफोर क्या था, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन वो तो 1 ही था, 1 हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग अप्लाई करोगे। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। n क्या है, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, मतलब लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर लेना कितने आयंस है, वही क्या हो जाएगा n की वैल्यू। सारा कुछ आप कॉपी करो क्योंकि स्पेस तो मेरे पास बचा नहीं है, स्पेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो यहां पर अल्फा की कुछ वैल्यू होगी, है ना, ध्यान रहे अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। परसेंटेज में गिवन रहेगा तो आप उसमें 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन में रखना है, परसेंटेज में नहीं रखना है वरना गलत हो जाएगा। n की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 1 होगी, क्या होगी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से या तो 1 के इक्वल होगी या तो 1 से ज्यादा होगी। 1 में प्लस हमने ऐड कर दिया तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। नहीं आया समझ में, फिर से देखो अल्फा इंटू n माइनस 1, क्या ये वैल्यू 1 पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव या निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। तो 1 में कुछ हमने ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात है i की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा ही होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है तो ये लिख लेना। इससे क्या होगा, आप चेक कर सकते हो कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है फॉर डिसोसिएशन i ऑलवेज ग्रेटर देन 1, i ऑलवेज ग्रेटर देन 1। i क्या है, वांट हाफ फैक्टर, i क्या है, वांट हाफ फैक्टर है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वांट हाफ फैक्टर, फाइंड वांट हाफ फैक्टर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका HNO3, इसके लिए अल्फा गिवन है, यहाँ सबके लिए अल्फा ही गिवन है, अल्फा नीचे दिया रहेगा, बार बार लिखने का टेंशन खत्म। HNO3 है आपके पास, क्या है HNO3, ये क्या है सोल्यूट, और ये क्या है उसका अल्फा। सोल्यूट है HNO3, अल्फा की वैल्यू है 65%, परसेंट में गिवन है। सेकेंड है आपका Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, अल्फा की वैल्यू है 70%। थर्ड है आपका H3PO4, अल्फा की वैल्यू है 90%। फोर्थ आपका है K4 FeCN का होल 6, अल्फा की वैल्यू है 50%, अल्फा की वैल्यू है 50%। एंड लास्ट इज K2SO4, लास्ट इज K2SO4, अल्फा इज
100%। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, सी कि आप उसको सही अटेम्प्ट करते हो या नहीं। कर लिया? चलो देखो इधर, यहां पर सबसे पहले HNO3 को देखो ब्रेक किसमें हो रहा है। HNO3 किसमें ब्रेक होगा? H प्लस NO3 माइनस N की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। N की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो देखो इसके लिए हम लोग I कैसे कैलकुलेट करेंगे? I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 65% गिवन है, मैंने अभी बताया। परसेंट को आप फ्रैक्शन में कैलकुलेट करोगे कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? 0.65। कितना हो जाएगा? 0.65। n देखो, n की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। I कितना आ जाएगा? 1.65। कितना आ जाएगा? 1.65। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये किसमें ब्रेक होगा? अभी यहाँ पे कराया था Al2SO4 का होल थ्राइस किसमें ब्रेक होगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, कुल मिला के हमारे पास 5 आयंस है। मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 5। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 70%, दैट इज 0.7। n 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2.8, दैट इज I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3.8 आएगा। कितना आएगा? 3.8 आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। H3PO4 पहले तो पता करो किसमें ब्रेक होगा। ये ब्रेक होगा 3H प्लस PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन। कितने आयंस? 3 + 1 4। I कैलकुलेट करो, I इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 90%, दैट इज 0.9। 3 + 4 माइनस 1 3। 9 3 जा 27, 127 2.7, दैट इज ये आ जाएगा आपका 3.6। कितना आ जाएगा? 3.6। सॉल्व करो 3.6। 9 3 जा 27, 2.7 प्लस 1 कितना हो गया? 3.7 हो गया ना। इधर आओ देखो, K4FeCN होल 6 ये किसमें ब्रेक होगा? अभी कराया था 4K प्लस FeCN होल 6 4 माइनस 4K प्लस मतलब 4 आयंस और एक ही आयंस 5 आयंस हो गया। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.5। टोटल आयंस कितने हमारे पास? 5। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 4 5 22। I इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। यहाँ पर देखो I इक्वल्स टू, सबसे पहले पता करोगे किसमें ब्रेक होगा? 2K प्लस मतलब 2 आयंस प्लस SO4 2 माइनस 1 आयन। 2 + 3 2 + 1 कितना आ गया? 3। 1 प्लस 100 अल्फा की वैल्यू 100 मतलब 1। यहाँ पे 3 आयंस 3 माइनस 1 2। I कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है, फिर से एक बार वीडियो पॉज करो, रफ उठाओ, सॉल्व करो। ना समझ में आए फिर से देखो, देखते रहो जब तक नहीं समझ में आएगा। जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई, हो गया। डिसोसिएशन के लिए ये चीज ध्यान रखना, चेक कर लेना कि I की वैल्यू अगर आपकी 1 से कम आ रही है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन में आपने कहीं तो गड़बड़ की है भैया। ओ भैया, गड़बड़ की है। चलो नेक्स्ट है हमारा I फॉर एसोसिएशन। I फॉर एसोसिएशन। वीडियो चल भी रहा है कि नहीं? डर लग जाता है कि ऐसे बोल रहे हैं वीडियो रुक जाए। हुआ ना 2-3 बार मेरे साथ। नेक्स्ट है I फॉर, अब कुछ लोग कहेंगे आइसक्रीम, जी नहीं, वांट हाफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन। अब यहां पे पहले समझो, मान लो आपके पास n नंबर ऑफ सोल्यूट है। कितने? n नंबर ऑफ सोल्यूट है, वो एसोसिएट होकर n नंबर ऑफ सोल्यूट, वो एसोसिएट होकर दे रहे हैं 1 मॉलिक्यूल। कहता ना अभी बेंजोइक एसिड वाला 2 से बना था 1, तो हमने कर दिया 1 से बना, सॉरी n से बना 1। बताओ 1 सॉल्यूट से कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 1/n। बस यही आपको समझना था। तो आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो AB कुछ करके, ये हुआ पॉलीमराइज या एसोसिएट हुआ, तो क्या बना दिया? AB(n). क्या बना दिया? AB(n). भाई ये 1 ही है, 1 के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
1 से कितना बना n, कब? जब कंप्लीट आयोनाइज हुआ। t इक्वल टू 0 पे ये 1 है, ये कितना होगा? 0 होगा। मान लो इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। बताओ 1 से कितना बना? 1 अपॉन एन। 1 से कितना बना? 1 अपॉन एन। भाई फिर कुछ लोग 0 देख रहे हैं, सर बोल रहे हैं आप 1 से n बन रहा है, फिर आप बोल रहे हैं 1 से 0 बन रहा है। अरे भाई t इक्वल टू 0 अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ? अभी हमने इसको मिक्स ही नहीं किया है। ये समझो 1 से कितना बन रहा है? 1 अपॉन एन। अल्फा मतलब इसमें से निकल गया, 1 से बन रहा है 1 बाई एन, तो अल्फा से कितना बनेगा? अल्फा बाई एन। कितना बनेगा? अल्फा बाई एन। चलो कैलकुलेट कर दो। आई क्या होता है? सॉरी अभी आई नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जी नहीं, एसोसिएशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 दिस प्लस दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस दोनों में अल्फा कॉमन लो, ये टर्म आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो क्या आएगा? 1 अपॉन एन माइनस 1। 1 अपॉन एन माइनस 1। अब यहाँ से आप लिख दो आई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन दिस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो कितना है? 1। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा अपना? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1। एक इंपॉर्टेंट चीज, आई फॉर एसोसिएशन इज ऑलवेज क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक? इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप न्यूमेरिकल सही ट्राई कर रहे हो कि गलत ट्राई कर रहे हो। ध्यान देना, एसोसिएशन है उसमें आई हमेशा 1 से कम ही होगा, डिसोसिएशन है आई हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। कॉपी करो इसको, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखो यहां पे जो अल्फा है वो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सिंपल डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लेकिन एन क्या होगा? अब एन ध्यान से देखना है, एन यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब इधर यहां पे आपको लेफ्ट साइड में देखना है। किधर देखना है? लेफ्ट साइड में देखना है कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर ये एक बना रहे हैं। तो सिंपल आप ऐसे याद रख लो, फॉर डाइमर एन, वैल्यू ऑफ एन फॉर डाइमर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। एन फॉर ट्राइमर क्या हो जाएगा? 3। एन फॉर टेट्रामर वो कितना हो जाएगा? 4 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। चलो इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। तो इतना कॉपी करो, वीडियो पॉज करो। जाने क्यों बैंग बैंग। हाँ भाई क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट आई फॉर डाइमराइजेशन ऑफ CH3COOH, ब्रैकेट में अल्फा गिवन है 70%। कैलकुलेट आई फॉर डाइमराइजेशन ऑफ CH3COOH, अल्फा गिवन है 70%। चलो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। यहाँ पर डाइमर बोला गया है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 70% है। 100 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 0.7। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा 0.7 इंटू 1 अपॉन एन 1/2 माइनस 1
सॉल्व करो। 1 प्लस 0.6 1/2 कितना हो गया 0.5, कितना हो गया 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 कितना आएगा -0.5, बाहर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस 0.5 इंटू 0.7 0.35, आई कितना आ जाएगा 5 6 0.65 कितना आ जाएगा 0.65। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड गेट्स 100% टेट्रामेराइज्ड, अ कंपाउंड गेट्स 100% टेट्रामेराइज्ड, फाइंड आई। अ कंपाउंड गेट्स 100% टेट्रामेराइज्ड, फाइंड आई। देखो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, क्वेश्चन तो मस्त है ही, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। अल्फा है 100%, मतलब 1 टेट्रामेराइज बोला गया, मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1/n 4 माइनस 1, सॉल्व करो। 1 प्लस 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 माइनस 1 माइनस में कितना आएगा 5 और ये कितना बचेगा 7 0.7, आई कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.75 दैट इज 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। सही है। चलो अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारा किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था, मोलर मास कैलकुलेट करने से, कि भाई हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा, उससे हमने आराम से भैया सीख रहे थे कि हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन में मस्त चल रहा था सब कुछ, इलेक्ट्रोलाइट आ गए, अब वहाँ पे सारा तहस नहस कर दिए, अलग अलग टाइप के वहाँ पे पार्टिकल्स आ गए सॉल्यूट। अब किसका हम मोलर मास कैलकुलेट करें, किसका ना कैलकुलेट करें, अब नॉर्मल मोलर मास पढ़ा, उसी को कैलकुलेट करने के लिए आई गिवन है। अभी तो हमने आई सीखा ना, अब हम यहाँ से सीखेंगे कि हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें। तो बहुत ही सिंपल सा है तरीका। आप क्या करो, जितने भी आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें आप बॉन्ड हाफ फैक्टर दैट इज आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिखो in terms of want half factor we can write colligative properties as, एक सेकेंड जरा मुझे चेक कर लेने देना, हाँ आ तो रहा है बराबर। एज बताओ कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 4। फर्स्ट क्या है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन PV नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू XA, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो चाहे वो आयोनाइज हो या ना आयोनाइज हो, ये वाला आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आयोनाइज हो रहा है और आप आई नहीं लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट बोला होगा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हर जगह पे ये फार्मूला अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। सही है। थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी।
एंड द लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू कंसंट्रेशन दैट इज मोलरिटी इंटू टी। ये फॉर्म आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर आपको आता है अच्छे से डिटेक्ट करना कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, वैसे दिया रहेगा तो ध्यान देना, वहाँ पे आई हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन देखिए, गोरी आंखें न मार, गोरी आंखें न मार, भर के तो नाली चाहे मार दे। क्वेश्चन देखिए भाई, एग्जाम्पल आपका 2.12, एनसीईआरटी बुक उठाइए, क्वेश्चन देखिए 2.12। क्वेश्चन बोल रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फार्मूला उसका गिवन है C6H5COOH। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH dissolved in 25 gram of benzene, dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point to 1.62 Kelvin. Kf for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? अब यहाँ पे सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। इतने सोल्यूट और सॉल्वेंट देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। पता करें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। देखो भाई 2.12 एग्जाम्पल है 2. हाँ एक सेकेंड, पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया। आप लोग भी फीस जमा कर दो भाई लोग और बहन लोग, ज़रूरत है तभी कह रहे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, नमक जमा करो, पढ़ते रहो बस। देखो ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देने लगते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, पढ़ाई तो चलती रहेगी भाई, फीस चाहे जमा हो या ना जमा हो। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो आप बेंजोइक एसिड C6H5COOH ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट दैट इज ए, और बेंजीन C6H6। वैसे इसका मोलर मास कहीं काम में आएगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, बेंजीन, वरना C6H6 लिखेंगे तो कुछ लोग महारथी होते हैं ना, वो उसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर देंगे, जो कि कहीं काम में ही नहीं आएगा। ये हो गया अपना बी, ठीक है भाई। अब देखो उसने पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब अल्फा पूछा है, और अल्फा के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसोसिएशन के लिए मैंने आपको बताया था अभी, आई इज इक्वल टू होता है 1 + अल्फा इंटू 1/n-1। यहाँ तो लो आई भी नहीं पता और अल्फा भी नहीं पता, तो इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आई हम लोग देखो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से, इस फार्मूले से आई कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग जो सेकेंड फार्मूला है आई इक्वल टू 1 + अल्फा इंटू 1/n-1, वहां से हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे। उसने बोला डाइमर, क्या बोला, डाइमर, तो यहां से डाइमर, तो यहां से क्या हो जाएगा, n = तो आ गया अपना 2, ठीक है भाई। फार्मूला अप्लाई करो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। हमको चाहिए क्या, आई, तो आई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ उसने दे रखा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू 1.62, कितना हो गया, 1.62 इंटू मोलर मास। ए का मोलर मास निकालो, C6H5COOH, 6 + 1 सेजम कार्बन, तो सेजम इंटू 12 84 + 5 + 1 6 हाइड्रोजन + 2 ऑक्सीजन, 2 × 16 32, कितना आएगा, 6 + 4 10 2, और 8 + 4 12 122, कितना आ गया 122।
इंटू WB, बेंजीन का मास कितना गिवन है, इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज 25, कितना हो गया 25 अपॉन KF की वैल्यू, मोलल KF फॉर बेंजीन इज 4.9, WA बेंजोइक एसिड का मास 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है उसने, 2 इंटू 1000, सॉल्व करोगे तो आपका I आ जाएगा 0.504, कितना आ जाएगा 0.504। फॉर एसोसिएशन, फॉर करके भरो हैंड पंप से मटके, बहुत कठिन है डगर पन घटके, पन घटके। अल्फा I की वैल्यू पता 0.504 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा n की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये कितना जाएगा 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5, 1 इस साइड लाओ तो 1 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0.504 माइनस 1 क्या जाएगा 694, किसमें माइनस में, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 0.5 अल्फा, माइनस 0.5 अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा देखो अल्फा क्या जाएगा 0.496 अपॉन 0.5, सॉल्व कर लो तो आपको अल्फा मिल जाएगा 0.992, परसेंटेज में पूछा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 99.2%। सो दिस इज आवर आंसर। सो विद दिस वी फिनिश आवर सेकेंड चैप्टर। इसके बेस्ड आपका टेस्ट होगा कल, सिर्फ सेकेंड चैप्टर का नहीं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा कल की डेट में। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर तो आपका बनेगा ही बनेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट्स जितना कंप्लीट कर सकते हो करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग एक बार ढंग से रिवाइज कर लो। ये वाला कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो इसी पे बेस्ड। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आता है क्वेश्चन तो आई जरूर आएगा, उसमें वांट ऑफ फैक्टर जरूर इन्वॉल्व रहेगा। अदरवाइज जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिंपल आता है, मतलब वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा यूज नहीं हो सकता है, बट इनकेस यूज कर भी सकते हैं। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और अब 1 तारीख तक सभी लोग अपना फीस सबमिट कर देंगे भाई। जितने लोग ऑफलाइन क्लास लेते थे वो लोग, बाकी हमको पता है वो लोग आएंगे नहीं, तो प्लीज़ फीस भी सबमिट कर दें आप लोग।